अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम है दूसरा रुख और मैं हूँ सनाउल्लाह खान। केपी में बल्दियाती इंतखाबात के नताइज से अपोजिशन तो लुडियाँ मार रही है। तमाम जमातें, अपोजिशन की जमातें बाहर निकल आई हैं और इसको अपनी कामयाबी करार दे रही हैं। जबकि दूसरी तरफ देखा जाए तो हुकूमत ने, और जो तजियाकार कह रहे थे कि शायद ये महंगाई का रिएक्शन आया है, लेकिन वज़ीर आज़म ने गुज़श्ता रोज़ अपने तमाम तंजीमी ओहदे जो हैं पार्टी के वो तहलील कर दिए हैं। और आज जो अनाउंस किया है उन्होंने सेक्रेटरी जनरल, एडिशनल सेक्रेटरी जनरल और चारों सूबों में सदूर का अनाउंस किया है। पंजाब में 2 सदूर का अनाउंस किया है। हमारे साथ वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी साहब मौजूद हैं। अब उनसे बात तमाम सियासी सूरत हाल पर। चौधरी साहब बहुत शुक्रिया। चौधरी साहब, कल का वज़ीर आज़म का जो इक़दाम है उससे तो ये नज़र आ रहा है कि जो एक बात की जा रही थी, आपके बाद वज़रा ने भी कहा कि महंगाई की वजह से केपी का जो पहला मरहला था उसमें ये रिएक्शन आया है। तो लगता यह है कि तमाम जो जिम्मेदारी है, क्योंकि आपके 2 दिन प्राइम मिनिस्टर के साथ मीटिंग्स रही हैं, इस हवाले से लगता यह है कि तंजीमी जो ढांचा था वो जिम्मेदार करार दिया गया है। जी सर। पहली बात है जो आपने इंट्रो में कही है कि सारी अपोजिशन पार्टीज दुनिया डाल रही। जी जी। अब पहले तो आपको ये देखना चाहिए कि कौन सी अपोजिशन पार्टी वहाँ पे जीती। वहाँ पे तो पीटीआई और सवाए जेयूआई के नून लीग और पीपल्स पार्टी का तो सफाया हो गया। एएनपी के भी वोट है काफी सर, एएनपी के भी एएनपी भी जो है वो 4, 5, 6 में जीती है, लेकिन जो 2 बड़ी पार्टियां हैं उनका तो सफाया हो गया। एक को 1 सीट मिली है, एक को 2 सीटें मिली है। तो आप अंदाजा लगा लें कि इनकी क्या लुडियों की जो है वो हैसियत होगी, या वो क्यों। सवाल तो ये पैदा होता है क्या ये लुडियां डाल क्यों रहे। पहली बात तो ये। दूसरी बात यह है कि जो ओवरऑल इस वक्त जो विलेज काउंसिल्स के नताइज हैं आपको वो भी एनालाइज करने चाहिए कि वहाँ वो कहाँ खड़े हैं। अगर पीटीआई का वोट मुतासर होता तो जाहिर है कि वो वहां पर भी मुतासर होना था ना। सिर्फ ये तो नहीं कि तहसील में मुतासर हो गया और नीचे नहीं हुआ, और या विलेज काउंसिल में लोगों को लगा कि महंगाई नहीं है और ऊपर लगा है कि महंगाई हो गई है। तो इसलिए कॉमन सेंस नहीं बनता। लिहाजा जो हमने एनालिसिस किया है उसमें यही चीज सामने आई है कि जो तंजीम का जो काम था कि हलकों में उन्होंने एक बंदे को टिकट दे दिया, 3-3 लोग खड़े हो गए। तो उनका काम था कि वो हलकों में जाते, लोगों की सेटलमेंट करवाते, जो पॉलिटिक्स में होता है। इंटरेस्ट ग्रुप्स आते हैं, उन्होंने अपने लोग खड़े करने होते हैं, वो खड़े हो गए हैं। तो तंजीम में जो अपनी जिम्मेदारी थी वो उस तरह से अदा नहीं की, और जिसकी वजह से फिर वज़ीर आज़म साहब ने तमाम तंजीम जो है उसको तहलील कर। ठीक है चौधरी साहब, मैं लुडियों का इसलिए कहा कि अब अपोजिशन की तरफ से स्पीकर और चेयरमैन सेनेट के खिलाफ तहरीक एतमाद लाने की बातें की जा रही हैं। तो मैं उस सेंस में ये बात की थी। तो अगर वो लाते हैं तो फिर हुकूमत का क्या लाएअमल होगा? इन्होंने क्यों लेके आया, मतलब मुझे आप बताइए। ये इनकी ये सादर संग्रानी के खिलाफ ही ला सके, इन्होंने बाकी किसी के खिलाफ क्या लाने। जहाँ पे सेनेट का जो इस वक्त है वो आप देखें ना, वहाँ नंबर देखें सीधी वहाँ पर अगर देखा जाए तो इस वक्त जो चेयरमैन सेनेट और डिप्टी चेयरमैन सेनेट है वो तो मिनॉरिटी के हैं। ये उनको नहीं हटा सके। इनका पीछ तो इतना है और इनकी पॉलिटिक्स का हाल तो ये है, इसलिए इनसे नहीं कुछ होना। तो ये बात ऐसी मीडिया कंजम्पशन के लिए जो टीवी शो वगैरह भी चलने होते हैं, ठीक है, वो तो बात तो रहेंगे, बाकी क्या। अच्छा, ये आज जो अनाउंस किया है प्राइम मिनिस्टर ने, सेक्रेटरी जनरल का अनाउंस कर दिया है, सूबाई सदूर भी हो गए हैं, तो बाकी ये अमल कब तक मुकम्मल हो जाएगा? डिस्ट्रिक्ट पे हैं, तहसील पे हैं, क्योंकि अगला मरहला भी केपी में आ गया है बल्दियाती इलेक्शन का, तो उससे कबल हो जाएगा ये? अब इसमें आज कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी जो है उसकी मीटिंग हुई है पहली। अब दूसरी मीटिंग जो है वो मंगल को होगी। उसमें हम अभी तय कर रहे हैं कि स्ट्रक्चर जो है वो क्या होने, और उनमें जो तब्दीली है वो लाने की सही और कोशिश जो है वो की जा रही है। एक इंटरम सेटअप इंशाल्लाह हम ट्यूसडे तक तय कर लेंगे। ठीक है। अच्छा चौधरी साहब, एक सवाल और है जो बड़ा ज़ेरे गर्दिश है, और आज हमने बाद में शहबाज राना से और ख्वाजा इजहार वगैरह से इस पर डिस्कस भी करना है। जो बुनियादी तौर पर सप्लीमेंट्री फाइनेंस बिल लाना है, क्योंकि 12 जनवरी को IMF का एग्जीक्यूटिव बोर्ड है, तो उसके हवाले से कितनी हुकूमत कमिटेड है और कब तक ये हो जाएगा? और जो आपकी इत्तेहादी जमातें हैं उनसे एतमाद में उनको ले लिया गया इस बारे में? एतमाद में ले लिया। मैं तो पोजीशन को भी एतमाद में लेने के हक में हूँ, क्योंकि देखे ना, बड़ी सिंपल बात है। 55 अरब डॉलर आपने 5 साल में जो है वो वापस करना है। 29 अरब डॉलर जो है वो हम वापस कर चुके हैं तकरीबन
इतना ही जो है अभी हमने और वापस करना है अगले 2 सालों में। और ये कर्जा देखे हमने तो नहीं लिया हुआ, ये तो शहबाज शरीफ और ये जरदारी साहबान और ये सारे लोग लेके चले गए। अब अपोजिशन हमें बता दे कि हम IMF में नहीं जाना और अगला सोल्यूशन क्या है, आप बता दें। IMF ने ये जो शराइत तय की हैं ये IMF की हैं, और जो शहबाज शरीफ साहब है या जो इनके बाकी बुजुर्ग माहिर हैं, शाहिद खाकान अब्बासी साहब, वो हमें बता दें कि ये सही नहीं है, IMF में नहीं जाना तो क्या करना है, फिर वो कर लें। तो ये आपका प्लान क्या है, मंगल को कैबिनेट में इसको लेकर जा रहे हैं? हाँ, ये तो फाइनेंस मिनिस्ट्री के तर्जुमान बेहतर बता सकेंगे कब ले जा रहे हैं, लेकिन बस ये तैयार है होने वाला। ठीक है चौधरी साहब, बहुत शुक्रिया हमें टाइम देने का। नाज़रीन, ये चौधरी थे और जो तंजीमें तहलील की गई हैं और जो नए अहदेदार अनाउंस किए हैं उसके बारे में बता रहे थे, और उन्होंने वाज़ेह कर दिया है कि ट्यूसडे तक जो बाकी अहदे हैं अबूरी तौर पर उनका भी ऐलान कर दिया जाएगा, और जो प्राइम मिनिस्टर ने एक आइनी कमेटी बनाई है उसका भी आज पहला इजलास हो चुका है। तो एक नाज़रीन एक वक्फ़ा लेते हैं और वक्फ़े के बाद हम IMF जो प्लान है और अब हुकूमत जो एक सप्लीमेंट्री बजट लेके आ रही है, बिल लेकर आ रही है, उस पर भी बात करेंगे वक्फे के बाद। नाज़रीन, वक्फे से कबल हम बात कर रहे थे वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी साहब से, और 2 इश्यूज़ पर उनसे हमने बात की। एक जो सप्लीमेंट्री फाइनेंस बिल आ रहा है, और इसके साथ KP में जो उनको शिकस्त हुई है उस पर वो इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं है कि महंगाई उसकी वजह है, बल्कि तंजीमी ढांचे को वजह करार दे के वो पूरा तंजीमी ढांचा जो है तहलील कर दिया है। लेकिन ये स्टेट ऑफ डिनाइल है, ये है क्या कि हुकूमत अभी भी मानने के लिए तैयार नहीं है कि महंगाई की वजह से उनकी मकबूलियत में कमी आ रही है। इन इश्यूज़ पर हम बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं शहबाज राना साहब, मारूफ साफ़ी हैं, इकानमी पे बहुत अच्छा लिखते हैं। इसके अलावा असिस्टेंट सेक्रेटरी जनरल है मुस्लिम लीग नून के बिलाल कियानी साहब, ये भी इकानमी को भी बहुत अच्छा समझते हैं। दोनों मेहमानों का शुक्रिया। शहबाज, क्या वजह है कि हुकूमत स्टेट ऑफ डिनाइल में है? अभी भी मैंने बताया कि आपसे कबल मैं फवाद चौधरी साहब से बात कर रहे थे तो वो भी और वो अपोजिशन को भी सीरियस लेने के लिए तैयार नहीं है। बिल पर भी हम आते हैं, तो ये वजह क्या है? महंगाई नहीं है इस मुल्क में क्या? देखिए सनाउल्लाह खान साहब, अगर ये स्टेट ऑफ डिनाइल में होते तो फिर मंगल को जो एजेंडे से मिनी बजट क्यों विड्रॉ किया इन्होंने? तो इनको रियलाइजेशन तो है, लेकिन एक बात को खुद मानना और फिर उसको पब्लिकली मानना, दोनों में फ़र्क होता है। अगर ये समझते हैं कि मुल्क के अंदर महंगाई नहीं है तो 2 काम करें, मंगल को बिल पास करवाएं, मिनी बजट जो कि उन्होंने करवाना है मंगल को, शायद ये करवाना चाहते हैं। और दूसरा जो फेज़ 2 के इलेक्शंस हैं KPK में, वो अभी करवा दें, अनाउंस कर दें, हफ्ते बाद करवा लें इलेक्शंस। वो तो अनाउंस है, ठीक है जी, नहीं उसको एडवांस कर लेना। अगर महंगाई नहीं है तो ये तो फिर तंजीम साजी का मसला था, वो तो हल हो गया। इसमें देखिए बॉटम लाइन ये है कि इनका जो एटीट्यूड टूवर्ड्स द पीपल है, ये समझते हैं कि जो 5% ऑफ द पॉपुलेशन है ना, वो पूरी आबादी है, वो पूरी आबादी नहीं है। 5 या 10% आपकी जो आबादी, उसके ऊपर तो कोई फर्क नहीं पड़ता, आप जितना मर्जी कर लें। ये जो नीचे वाला 20% है वो तो वैसे बेचारा गरीब तरीन तबका है। ये 20 और 5 के दरमियान के जो लोग हैं ना, आपके मेजॉरिटी आपकी 75% ऑफ द कंट्री, ये उनका मसला है। मिडिल क्लास ये मिडिल और महंगाई, फ्रैंकली स्पीकिंग अल्लाह का बड़ा करम है, हम लोगों पे, हम उस क्लास में आते हैं जहाँ पे हमारी आमदन के जो लेवल्स हैं वो बेहतर हैं दूसरों से। हम खुद हीट फील कर रहे हैं, इस चीज़ की फील कर रहे हैं कि सेविंग्स नहीं हो रही, इस चीज़ की हम हीट फील कर रहे हैं कि जो हमारा पहले, अगर मिसाल के तौर पर किसी चीज़ के ऊपर, चल मैं आपको गाड़ी के टैंक की एग्जांपल दे देता हूँ। मेरी गाड़ी का टैंक पहले फिल होता था 4500 रुपीज़ का, अब मेरा होता है 6800 से लेकर 7000। वो तो इंटरनेशनल मार्केट के मुताबिक नहीं, तो महंगाई है ना। फैक्टर्स को मैं गोली मारे 1 मिनट, फैक्टर्स को छोड़ दें और इंटरनेशनल की भी बात कर लें। जब आपकी आलमी मंडी में तेल की कीमतें $120 फी बैरल होती थी, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के दौर में, PMLN के टाइम पे भी बड़े ब्रीफ पीरियड के लिए ऊपर गए थे $100 से, तो तब भी आपकी कीमत तो $100 फी लीटर से क्रॉस नहीं हुई थी उस वक्त आपका जो करेंसी थी वो। असल बात ये है कि जो आप लोगों ने डैमेज किया है इकोनॉमी को, वो थ्रू रुपये की डिवैल्यूएशन से किया। ये पता नहीं कहाँ के इकोनॉमिस्ट ये पकड़ के ले आए हैं जो ये कहते हैं जी कि आप 50% डिवैल्यूएशन कर दो और फिर उसका आपकी महंगाई के ऊपर कोई इम्पैक्ट नहीं आता। मैं तो अक्सर कहता हूँ, आपको भी बता दूँ, इनको तो पता है कि जो हमारी इकानमी चला रहे हैं आज से नहीं, तो हम तो 30-35 साल से देख रहे हैं, वो चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं, बैंकर हैं, जिन्हों को कंपनी चलाना चाहिए, वो मुल्क की इकानमी चला रहे हैं। मेरा नहीं ख्याल, मैं जितना मैंने पढ़ा है कि इकानोमिस्ट होना ज़रूरी नहीं है कि कोई जो मुल्क की इकानमी चलाए, उनसे आप कंपनियाँ चलाएँ, बैंक चलवाएँ। उन्होंने बैलेंस शीट देखनी होनी है, उन्होंने कोई 22 करोड़ लोगों को तो नहीं देखना।
सर इस पर डिबेट रहेगी। एक छोटा सा दोनों से एक सवाल है कि हुकूमत की भी बात ठीक है, हमारे पास ऑप्शन क्या है? अगर हम इस बिल पे नहीं जाते, IMF की बात नहीं मानते, तो फिर उसका फॉल आउट क्या होगा? और अगर दूसरा कौन सा रास्ता है, उनका भी एक सवाल है और आपसे भी है, सियासी जमातों से भी है, जो हमारे इकानमिक पे लिखते हैं उनसे भी ये सवाल है, मेरे से भी सवाल है। तो रास्ता क्या है इसके अलावा? चलो रास्ता मैं बताता हूँ। एक बहुत बड़ा टैक्स का केस है इस्लामाबाद का, ठीक है, मैं आपको जुरिस्डिक्शन भी बता देता हूँ। ठीक है। वो इतना बड़ा केस है कि अगर वो टैक्स आप कलेक्ट कर लें उधर से, जो केस बना हुआ है, ठीक है, और आपको इसमें से तकरीबन 10 से 15% जो आप टैक्सेस लगाने जा रहे हैं वो नहीं लगाएंगे आप। अच्छा, 350 अरब रुपए का मतलब है 10% आप कहीं नहीं गया आपका टैक्स, ठीक है, वो कर लें। वो किस लिए नहीं किया जा रहा? वो ऐसी शख्सियत है जो उसका नाम भी कोई नहीं लेता का, और भी बहुत नहीं, कुछ हो जाता हमारा मेरे पास तो इस वक्त एविडेंस, हमारा प्लेटफॉर्म मेरे पास तो नहीं, मेरे पास अगर एविडेंस होगा मैं तो शायद उधर से खुद कर दूं ना स्टोरी। तो आपको इजाजत है आपके? नहीं, शायद मुझे भी इजाजत ना हो। मैं अभी उस स्टेज पे गया ही नहीं कि मैं स्टोरी फाइल करूं, लेकिन मुझे पता है कि मेरी स्टोरी छपेगी नहीं। कर लें, पकड़ लें उसको। सर आपसे भी ये सवाल है, रास्ता क्या है दूसरा? देखिए, रास्ता दूसरा वही है जो उन्होंने नहीं किया बुनियादी तौर पे, और इसलिए बेहतर है, ये ज़रूरी है समझना कि इन्होंने किया क्या है। और मैं तायद करूँगा तकरीबन सारी बातों की जो शहबाज राना साहब ने की, और शायद मुख्तलिफ अल्फाज में उसमें शायद इजाफा करते हुए जी, अगर आप देखिए इनकी शुरुआत को अगर देख लें तो असद उमर साहब आए थे, और असद उमर साहब वो शख्स होने थे, वो पोस्टर बॉय थे जिनके पास सारे जवाब होने थे इकॉनमी। अभी तो वो सेक्रेटरी जनरल बन गए। जी, वो तो बस वही ना सोने पे सुहागा। जब ये आए तो उन्होंने असद उमर साहब के पास सारे जवाबात उन्हें थे, जो कुछ मुस्लिम लीग नून ने किया था वो गलत था। असद उमर साहब के पास सारे जवाबात उन्हें थे। अब आप शहबाज राना साहब मुझसे ज़्यादा इन्फॉर्म्ड होते हैं कि क्यू ब्लॉक के अंदर क्या एक्टिविटीज़ होती हैं, बट मेरी अंडरस्टैंडिंग के मुताबिक पहले 3-4 माह डायग्नोसिस के अलावा असद उमर साहब ने कुछ नहीं किया। प्रेजेंटेशन लेने के अलावा उनकी बिल्कुल तैयारी नहीं थी। वहाँ के अफसरान खुद दंग रह गए थे कि कितने वो अनप्रिपेयर्ड आए थे। पहला पूरा साल उन्होंने कहा कि IMF नहीं जाएंगे, IMF नहीं जाएंगे, इस मुल्क से कर्जा उस मुल्क से कर्जा। इमरान खान साहब जिन्होंने कहा मैं कभी कर्जा नहीं दूंगा, उसके बाद साल के एंड के अंदर आके तकरीबन IMF प्रोग्राम पे भी आना पड़ा, और पूरा साल एक अनसर्टेनिटी रखी जिसकी वजह से मईशत का बेड़ा बैठा, टैक्स कलेक्शन डाउन हुई, GDP ग्रोथ इफेक्ट हुई, ओवरऑल आपका एक पैरालिसिस आया, और साथ ही साथ वो डिवैल्यूएशन हुई जिसकी शहबाज राना साहब ने जिक्र किया, और बहुत ही रिस्पॉन्सिबली और सडन डिवैल्यूएशन है। अगर आप डिवैल्यूएशन के एक प्रोपोनेंट थे भी, आप चाहते भी थे कि डिवैल्यूएशन हो, तो इतनी सडन डिवैल्यूएशन और इस चीज़ को समझे बगैर कि उसके असरात इन्फ्लेशन पे, आम अशिया पे, एसेंशियल आइटम्स पे क्या होंगे, वो नहीं किया गया। और उसके साथ फिर जब वो कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन हुई तो कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन के को एड्रेस करने के लिए एड्रेस करने के लिए फिर उसके बाद अगर आप मुझे दो बात दीजिए। नहीं, ये जरूरी है क्योंकि यही तसलसल इन्हीं गलतियों का अभी भी चल रहा है, इदराक नहीं हो रहा है। 3.5 साल हो गए, इसलिए अगर आप मुझे एक मौका दें तो मैं जरा इसको समराइज करना चाहूँगा। उस कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन को एड्रेस करने के लिए फिर स्टेट बैंक के रेट को हाइक किया गया तकरीबन 6.5% से 13.5%, तो बिल्कुल वी हैड टोटल पैरालिसिस। आखिर में जब अप्रैल में IMF प्रोग्राम पे आ गए, असद उमर साहब वाशिंगटन से होके आते हैं, वहाँ पे एक कोई बुनियादी एग्रीमेंट करते हैं जो कि पहले ही कुछ 6-8 माह पहले होनी थी, अगर हो जानी चाहिए थी, अगर करनी थी, मगर जब वो करके आते हैं तो उनको फारिग कर दिया जाता है। हफीज शेख साहब आ जाते हैं, ना सिर्फ वो, फिर यूनुस दागा साहब जो फाइनेंस सेक्रेटरी थे, उनको फिर फाइनल नेगोशिएशंस में इस्लामाबाद में फारिग कर दिया जाता है। हमें सारी हिस्ट्री पता है, वो कैसे आए, कौन लेके आता था उनको, नॉमिनेशन कौन कर रहा था, वो सारी चीज़ें पता है। वो एक प्रोसेस है। सर हल क्या है इस वक्त? अब हुकूमत भी पूछ रही है, वो कहती हैं अपोजिशन की जमातें भी बताएं कि अगर हम इस सप्लीमेंट्री फाइनेंस बिल को ना लाएं, IMF की शराइत को पूरा ना करें, तो हमारे पास रास्ता क्या है? नहीं सर, देखिए बुनियादी तौर पे अब, और अगेन शहबाज राना साहब बड़े इन्फॉर्म्ड होते हैं इन टर्म्स ऑफ, इन्होंने तो बता दिया। मैं आपको ये बता रहा हूँ कि जो एस्पेक्ट्स होने हैं, जो मिनी बजट आगे आ रहा है उसके मुताबिक, अब देखिए 4.5 रुपये इलेक्ट्रिसिटी की इंक्रीज आप क्या अफोर्ड कर सकते हैं कि नहीं। अभी इन्होंने मिसाल के तौर पर वो कहते हैं जी इसलिए क्योंकि हमने कैपेसिटी पेमेंट्स बहुत ज़्यादा है, और ये एक अलग बहस है कि उसके ऊपर इलेक्ट्रिसिटी प्राइसेस को जस्टिफाई करते हैं कि बिजली बहुत ज़्यादा लगा दी, कैपेसिटी पेमेंट्स, हालांकि जो कैपेसिटी पेमेंट्स वो तो इंक्वायरी हुई है, वो इंक्वायरी भी दबा दी है सर। जो कैपेसिटी पेमेंट्स इन्होंने की हैं, जो कैपेसिटी पेमेंट्स इन्होंने पिछले 3-3.5 सालों में की हैं, उससे ज्यादा सर्कुलर डेट में इंक्रीज आया, तो नेट तो बल्कि नेगेटिव हुई है। 2.6 ट्रिलियन पे हो गया है। इसी तरह आप कहते हैं कि क्या करना चाहिए। फर्नेस ऑयल 4 साल से आप इंपोर्ट किए जा रहे हैं बिजली घर चलाने के लिए, LNG इंपोर्ट करना आप भूल जाते हैं। इसी तरह साथ ही साथ अब आप एक्सपोर्ट, आप पहले वीट को, कॉटन को, शुगर को एक्सपोर्ट करते हैं, फिर इंपोर्ट करते हैं। यही गलतियों का तसलसल अभी भी चल रहा है। हमाद अजहर साहब अभी भी एनर्जी सेक्टर के अंदर इन गलतियों का इदराक करने के बजाय
फिर इस पे आके ऑपोजिशन को बुरा भला करते हैं, हर दिन टॉक शोज पे आके आपका इस एटीट्यूड के साथ आप मुझे खुद बताइए कि किस तरह बेहतरी हो सकती है। यही मसाइल हैं कि आप मिसाल के तौर पे एनर्जी सेक्टर के अंदर आप अगर सही तरीके से अपना फ्यूल मिक्स को मैनेज कर रहे होंगे तो आपको वो नहीं बढ़ाना पड़ेगा। इसी तरह हमारा मिनी बजट के अंदर दूसरा क्या है इसके ऊपर ऑब्जेक्शन है, हमारा इससे मुराद PMLN और पूरी ऑपोजिशन का, कि मिसाल के तौर पर जो स्टेट बैंक की ऑटोनॉमी है हमारे ख्याल से वो बिल्कुल जो भी IMF कह रहा है उसके ऊपर ये अंगूठा लगा रहे हैं, यही फीस शेख साहब करते हैं, पहले ये रेजिस्ट करते हैं फिर पूरे का पूरा मान लेते हैं। उसके अंदर भी देखिए अब आपको बिल्कुल स्टेट बैंक की ऑटोनॉमी अपनी जगह, मगर साथ ही साथ बड़ा जरूरी है कि आपकी जो मैक्रो इकोनॉमिक टारगेट्स होते हैं जिसके लिए कोई भी हुकूमत वक्त कर रही होती है उसकी कोऑर्डिनेशन। एक हम छोटा सा ब्रेक लेते हैं, कमर्शियल ब्रेक है, उसके बाद हम जो सियासी इश्यूज हैं वो भी आपसे बात करेंगे और जो बिल आ रहा है उसके जो खदोखाल हैं वो भी शहबाज राना से बातें करेंगे एक वक्फे के बाद। वेलकम बैक। वक्फे से कबल शहबाज राना ने हमें एक बहुत बड़ी स्टोरी से आगाह किया और उन्होंने वजूहात बताई, क्योंकि हम पूछ रहे थे, फवाद चौधरी साहब ने भी कहा कि अपोजिशन बताए, मीडिया बताए कि हमारे पास हल क्या है IMF के प्रोग्राम के हवाले से, दूसरा रास्ता क्या है कि हम ये सप्लीमेंट्री बजट ना लाएं। तो इन्होंने जो बात बताई है, और ये बड़े क्रेडिबल जर्नलिस्ट हैं, कि इस्लामाबाद में एक इनकम टैक्स चोरी का बहुत बड़ा केस है, खाली उस केस को हल कर लिया जाए और उस पर एक्शन ले लिया जाए तो शायद ये सप्लीमेंट्री फाइनेंस बिल भी ना लाना पड़े। नाम हमने उन्होंने पूछा है, वो नाम बताने से कासिर हैं, तो हम कोशिश जारी रखेंगे, लेकिन इनसे पूछते ज़रूर हैं। शहबाज, ये बताएं, ये जो सप्लीमेंट्री बिल आ रहा है और इसके अलावा स्टेट बैंक का भी बिल है, बेसिकली ये है क्या, और इससे आम आदमी, ये जो कहती है हुकूमत के, इससे आम आदमी पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, इन्फ्लेशन पे इन्फेक्ट नहीं पड़ेगा? मेरा इसके ऊपर पहले तो इसको बता दें कि ये कितनी जो अशिया हैं जिनसे GST की एग्जम्पशन ख़त्म की जा रही है और कितनी अशिया हैं जिनकी इंपोर्ट पर RD और कस्टम ड्यूटी बढ़ाई जा रही है, और बाकी भी जो इकदाम हैं, कुछ इस किस्म के इकदाम हैं जिनसे इम्पैक्ट तो आएगा। तकरीबन 140 के करीब आइटम्स हैं जो डोमेस्टिक स्टेज के ऊपर भी हैं, डोमेस्टिक की 42 आइटम्स हैं। अच्छा। बाकी कोई जो है आपकी इंपोर्ट स्टेज के ऊपर हैं, वो मेजॉरिटी वो हैं, कोई 90+ हैं। अभी ज़ीरो हैं वो? अभी वो ज़ीरो हैं। जो इंपोर्ट स्टेज के ऊपर है वो तो ज़ीरो है, या ज़ीरो रेटेड है, या वो एग्जम्प्टेड है। दो कैटेगरी होती है ना, कि आप एक जगह पे तो आप अपना गोशवारा दे देते हो, हाँ, कि जी ये हमने आइटम मंगवाई थी, इसकी ये वैल्यू है, उस पर टैक्स ज़ीरो लगता है। कुछ ऐसी आइटम्स है जो कि आ रही हैं बट उसको एग्जम्प्टेड होता है, उसकी आपकी कोई रिकॉर्डिंग भी नहीं हो रही होती। और डोमेस्टिक के ऊपर ये कह रहे हैं, मुझे कल मैं इनके एक तर्जुमान को सुना तो मुझे बड़ा दुख हुआ कि ये इन लोगों ने बिल ही नहीं पढ़ा, फाइनेंस बिल अभी तक। ये लोग जो की मीटिंग्स होती हैं उसके अंदर ये बैठे ही नहीं, और इनको एहसास ही नहीं कि आइटम्स कौन सी। और जनरली मैं बता रहा हूँ, ये जितनी बोल रहे हैं आगे टीवी चैनल्स के ऊपर कि जी गरीब के ऊपर इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा, उन्हें क्या हमें बिल दिखा दें, हमें 140 में से 40 अशिया के नाम बता। नहीं तो क्या मैं बता देता हूँ आपको, सेंसिटिव आइटम है क्या? तमाम डेयरी प्रोडक्ट्स, डोमेस्टिक पैक्ड एंड पैकेज मिल्क जो है उसी के ऊपर टैक्स है ना, बाकी तो है कोई नहीं। किसी के ऊपर 10% रेट है, किसी के ऊपर कम है, वो 17% पे जा रहा है। ठीक है। आपका बच्चों का दूध जो इंपोर्ट होता है, ठीक है, वो एसेंशियल है, वो लग्जरी नहीं है। बच्चों का दूध लग्जरी होता है। मेडिसिन का रॉ मटेरियल भी, मेडिसिन का रॉ मटेरियल, उससे इम्पैक्ट आएगा मेडिसिन। नहीं, वो तो फवाद चौधरी साहब कहते हैं ना 3 से 7 हो जाए कौन सा क़यामत आ जाएगी, वो छोड़े। अच्छा। तो क्योंकि दवाई इस मुल्क में सिर्फ अभी वो ज़ीरो है, रॉ मटेरियल के ऊपर ज़ीरो आपका टैक्स है, उसको 17% लगा रहे हैं। ठीक है। उसको अच्छा, दूसरा इंपोर्ट स्टेज के ऊपर, लोकल पे नहीं। फिर आपकी इसी तरह जो आपकी एसेंशियल, जो आपकी यूजेबल आइटम्स, तो वो पास ऑन तो होगा ना। आप तो मैं यही तो कह रहा हूँ, किधर से ये कह रहे हैं कि मैं तो कह रहा हूँ इनसे कहें जो आज के बाद आपको कहे कि गरीब के ऊपर इन अशिया का इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा, मुझे वो बंदा सामने ला दो, उनसे कहे कि लिस्ट हमें दिखा दो, पढ़ के दिखा दो, हमें ना दो, खुद हमें पढ़ के लिस्ट दिखा दो। साइकिल जो है, एक आम साइकिल, पाकिस्तान के अंदर तो प्रोडक्शन की कॉस्ट इतनी ज्यादा हो गई है, अब चीन से साइकिल जो आम है वो मंगवा के यहाँ बेचते हैं, साइकिल के ऊपर 17% GST है। गरीब नहीं यूज करता, चल अमीर अपने कर लेता होगा, उसका वजन ज्यादा बढ़ जाता होगा, तो क्या गरीब साइकिल यूज नहीं करता? एसेंशियल कमोडिटी नहीं है वो। इसी तरह आपकी बाकी जितनी आइटम्स हैं उनके ऊपर आप 17% लगा रहे हैं, आपकी फूड आइटम्स के ऊपर 17% लग रहा है, आपकी जो किचन आइटम्स है उनके ऊपर 17% है, सीरियल्स के ऊपर 17% से। मुझे जो मोटी-मोटी जो बातें जो पैकेट में होते हैं सब पे लग जाए। मुझे जो मोटी-मोटी आइटम मुझे जो याद आ रही है मैं उसकी बात। अच्छा, आपकी बेकरी की आइटम्स है, बेकरी की तमाम आइटम्स के ऊपर आप 17% GST लगेगा। तो कौन खाता है ये सारी चीज? बेकरी के फिर आप कह दें जी जो ब्रेड ना खाएं आप रोटी खा लें, ये तो ये शायद कह रहे हैं मिडिल क्लास इतनी मुतासिर नहीं। इसमें बात ये है, बात बड़ी सिंपल सी है। जो GST है ये इनकम टैक्स नहीं है,
ये पास ऑन आइटम है, ये जिसके ऊपर भी लगेगा ये जाके एट द एंड ऑफ द डे कंज्यूमर ने पे करना है। बिल्कुल। फिर अच्छा एक और कहते हैं ये किसी कंजम्पशन टैक्स है ना, आपका जो टेलीफोन कॉल है क्या ये लग्जरी आइटम है? टेलीफोन कॉल के ऊपर इस वक्त जो एडवांस इनकम टैक्स है 10% है, उसका प्रपोजल उसको 15 करने का 50% इजाफा। रेडी वाला भी कॉल करता है, सब लोग करते। अब तो बहुत सारे बेकारियों के पास मैंने टेलीफोन देखे हुए हैं। हाँ, तो क्या फिर उनके ऊपर फर्क नहीं पड़ेगा? उनको जो बेकारी कॉल करेगा या रेडी वाला करेगा उसका जो रेट है वो 10% होगा। तो ये एक मजाक ना बनाए। हाँ ये जरूर बताएं कि हमारा ये मजबूरी। अच्छा एक और बड़ी इंटरेस्टिंग लॉजिक देते हैं जी कि इसमें वो तमाम अशिया जो हैं वो उसके ऊपर सीपीआई बास्केट में नहीं आती तो महंगाई नहीं बढ़ेगी। और अल्लाह के बंदे जो सीपीआई बास्केट में नहीं है उसका जो ऊपर जो कीमत बढ़ेगी उससे महंगाई नहीं होगी, उसके घर जाके आप उसको पैसे दोगे। तो एक इनको दो इनके प्रॉब्लम्स हैं। एक तो इनकी लैक ऑफ अंडरस्टैंडिंग है, दूसरा इनकी लैक ऑफ इनकी अवेयरनेस है, और थर्डली ये कुछ इग्नोरेंट ज्यादा है दूसरों की निस्बत। और ये जो मजाक उड़ाते हैं ना किसी का कि जी फर्क नहीं पड़ता, ये ऐसा हो जाएगा ये वैसा हो जाएगा, खुदा के वास्ते ऐसा ना करें। लोग बहुत बुरी तरह पिसे हुए महंगाई से, और जेन्युइनली इवन के जो क्लास जैसा मैंने पहले का जो क्लास अफोर्ड कर रही है उसकी सेविंग्स एरोड होती हैं। ठीक है। पाकिस्तान की इकोनॉमी का एक मसला है कि आपकी सेविंग टू जीडीपी रेशियो है 15%। शहबाज बाकी जो बिल में चीजें उस पर बात करेंगे। क्या नहीं साहब किस तरह रोकेंगे ये देखिए सबसे पहले आपकी जमातें हैं, अगर ये पार्लियामेंट में बिल आता है तो आप ये कोशिश कर सकते हैं कि वो अपोजिशन पूरी आपस में जिस तरह पहले भी मुख्तलिफ पोलिटिकल इश्यूज पे एफर्ट करती रही है, वो यकीनन अपोजिशन का एक अमल होगा लीडर ऑफ अपोजिशन के उसमें की लीडरशिप में। मगर एक बात जो मैं तायद करना और एक फैक्ट मैं ज़रूर शेयर करना चाहूँगा कि कल ही आपके पास SPI की रीसेंट रिपोर्ट आई है, और जो शहबाज राना साहब ने बात की है कि आवाम का जो सबसे कमज़ोर तबका है, जो सबसे गरीब तबका है जो वो पिस रहा है, वो फैक्ट PBS की अपनी रिपोर्टों में आता है। कल आप SPI को देखें तो 20% SPI है, मगर जो लोएस्ट एक्सपेंडिचर ग्रुप है वो 22% उसकी इन्फ्लेशन। और अगर ये कहते हैं कि बास्केट के अंदर वो अशिया ही नहीं शामिल जो टैक्स हो रही है, तो आप फिर खुद अंदाजा लगा दें कि 22% भी एक अंडर एस्टिमेशन है कि कितनी इन्फ्लेशन या कितनी महंगाई का सामना करना पड़े। मेरा ताल्लुक जेलम से, और अक्सर रूरल बेल्ट में अर्बन इलाकों में जगह जगह जाके कहीं गमी खुशी भी होती है तो ये सवाल जरूर पूछते हैं कि जनाब बिजली का बिल पहले कितना इस मौसम में आता है, कितना आता है? राशन पे हर बंदा डबल कहता है, बिजली के बिल के ऊपर हर बंदा तकरीबन 2.5 टाइम्स कहता है। 2,500 वाला कहता है जी तकरीबन अब 6,000 आता है, तो 5,000 वाला कहता है जी 12,500 आता है। और ये रियलिटीज़ हैं। और इसी तरह साथ ही साथ गुर्बत भी बड़ी है, आपकी इनकम लेवल उस तरीके से नहीं बढ़ सकी, और इनको बिल्कुल इस चीज़ का इदराक नहीं है। जो 5 से 7 रुपए वाली बात फवाद चौधरी साहब के मुतालिक इन्होंने की, अब रॉ मटेरियल्स के अंदर मेडिसिन की मजीद इजाफे की बात हो रही है। नहीं वो तो टैक्स लग रहा है ना उसमें। जी तो एग्जैक्टली, तो पहले ही ये कीमतें बढ़ रही हैं और अब ये आंखें खोल के फिर से उसके अंदर छलांग मार रहे हैं। बिल्कुल जिस तरह ये कह रहे हैं कि लैक ऑफ प्रिपरेशन है, ना कोई बंदा संजीदगी से देखता है। हफीज़ शेख साहब जब मौजूद थे तो जब उरूज पे थी आपकी इन्फ्लेशन भी और सारे मसाइल भी और इंडेटेडनेस भी और कर्जा भी बड़ा था, टैक्स कलेक्शन भी नहीं हो रही थी, तो मुझे ये खबर थी कि चौथा फ्लोर फाइनेंस मिनिस्ट्री का 5 बजे से पहले रैपअप हो जाता था। हफीज़ शेख साहब की रूटीन के अंदर कोई फ़र्क नहीं पड़ता था। तो यही रवैया अभी भी चल रहा है। चौथे फाइनेंस मिनिस्टर हैं शहबाज राना साहब की खबर थी, छठे फाइनेंस सेक्रेटरी चल रहे हैं। जी। इनकी ही आज की खबर है कि FBR के हेड ऑफ टेक्नोलॉजी भी अब भाग गया है। एक मिस एडमिनिस्ट्रेशन की अजीम मिसाल है। और ये चीज़ें, ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है। आप अपनी टीम अगर सेलेक्ट नहीं कर सकते, अगर आप अपने ब्यूरोक्रेट्स को, आपने जिन लोगों को अपॉइंट किया तो उनको मैनेज करके उनसे परफॉर्मेंस नहीं निकाल सकते, अगर आपको ये नहीं पता होता कि चीनी और गंदम एक्सपोर्ट करेंगे तो कल इंपोर्ट करनी पड़ेगी, और इसके अंदर भी जिस तरीके से हमने किया है, जिस तरह सब्सिडीज दी गई हैं, ये सिर्फ इनकॉम्पिटेंस नहीं है, ये भी चीज़, इसको भी हम कहते हैं कि देखना चाहिए। साथ ही साथ अब आप यही चीज़ फर्नेस ऑयल के साथ ये देख रहे हैं। अब आप एक तरफ वो PSO इंपोर्ट कर रहा है, दूसरी तरफ पाकिस्तान रिफाइनरी एक्सपोर्ट करने की इजाजत मांग रही है। 3 रिफाइनरियां बंद हो गई हैं। यही चीज हमने गंदम और चीनी में देखी थी, और इन्हीं चीजों का ऑडिट फिर ये रोकते हैं। BRT के ऊपर 1 दफा नहीं 2 दफा इन्होंने स्टे लिया है। तो ये चीजें तो कल खुलेंगी। मगर बात करने का मकसद ये है कि आप कहते हैं कि क्या हल है? हल ये है कि ये काम ना करें जो ना सिर्फ इन्होंने पहले किए, जो गलतियां पूरी, जिसका वावेला ही मच गया, सबने कह भी थी, और उसके बावजूद ये ढिलाई के साथ वो गलतियां दोहराई जा रही हैं। ठीक है क्या नहीं साहब, एक हमने कमर्शियल ब्रेक लेनी है, कमर्शियल ब्रेक लेते हैं, और कमर्शियल ब्रेक के बाद जो ये बिल आ रहा है इसमें बाकी क्या चीज़ें हैं, जिस तरह स्टेट बैंक की ऑटोनॉमी के हवाले से भी बिल है, वो भी काफ़ी अरसे से ज़ेर इल्तवा है, और उस पर भी हुकूमत अब कमिटेड है कि ये दोनों चीज़ें 12 जनवरी से कबल पार्लियामेंट से मंजूर करेंगी। एक वक्फे के बाद बात। वेलकम बैक। शहबाज,
आपने बड़ा तफसील से हमें बता दिया कि क्या क्या चीज़ है सप्लीमेंट्री फाइनेंस बिल में और इससे इम्पेक्ट भी क्या आएंगे वो भी आपने बता दिया। लेकिन इसके अलावा क्या चीज़ें हैं? एक तो जीएसटी की एग्जम्पशन है, बाकी क्या ऐसे इकदाम हैं? एडमिनिस्ट्रेटिव भी हैं उसमें कुछ, और स्टेट बैंक के बिल पे भी हम आपसे बात करेंगे, आपने स्टोरी भी की है उस पर। तो ये बेसिकली हमारे नाजरीन को बता दें ताकि वो तैयार रहें कि क्या उनके ऊपर एक नई लहर आने वाली है। आप मुझे बार बार मजबूर कर रहे हैं कि मैं अपना वो पटारी खोल लूँ, मैं उसको अभी खोलना नहीं चाह रहा था। हाँ बताएं, कौन कौन सी उसमें आइटम है। अच्छा, इसमें आपकी जो मेजर चंद एक तो मैंने बता दी थी आपको। जो इंपोर्ट स्टेज के ऊपर 59 आइटम्स है, उसके अंदर बेकरीज का हमने बता दिया, स्वीट शॉप्स। आप घर में बच्चा पैदा होगा तो खुशी में लड्डू ना बांटिएगा, 70% जीएसटी उस पर लगेगा। ठीक है। फिर आपकी डेयरी आइटम्स का मैंने बता दिया। आइटम जो रेस्टोरेंट्स के ऊपर है, तमाम आइटम्स उसके ऊपर है। जो लोकली मैन्युफैक्चर्ड कार्स है, मेरे ख्याल कम था ना रेस्टोरेंट पे, वो खाना खाने पे 7.5 है ना, 7.5 उसको 17 करने जा रहे हैं। स्वीट शॉप्स का बता दिया मैंने आपको। गाड़ियों के ऊपर जो टैक्स कम किया था 850 सीसी से ऊपर, वो 17% पे जा रहा है। हाइब्रिड इलेक्ट्रिक व्हीकल जो 1800 सीसी से ऊपर है, उनके ऊपर जो टैक्स है वो 17% हो गया। फिर मोबाइल फोन्स का जो ज्यादातर मेजर है, अभी मोबाइल फोन अगर उसकी वैल्यू $200 के करीब है, 200 से $350, वो $1740 फिक्स रेट है, उसको 17% कर रहे हैं। फिर जो हाईएस्ट कैटेगरी है मोबाइल फोन, जो $500 से ज्यादा जिसकी वैल्यू, जैसे आईफोन है, इसके ऊपर अभी फिक्स रेट है $9270 आप टैक्स देते हो। वो बढ़ के हो जाएगा 17%। तो 17% होगा तो $42,000 ये टैक्स बन जाएगा। ये आपका तकरीबन 9,000 से 42,000 को 360% इजाफा यहाँ पे बना। तो इस तरह की ये मोटी मोटी चीजें हैं। बाकी क्या चीजें हैं इसके जीएसटी एग्जम्पशन के अलावा? नहीं, बाकी मेजर तो इनकम टैक्स में वही एक चीज है। फिर रीट के ऊपर जो रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट है, उसके ऊपर कुछ करना चाह रहे थे, लेकिन मैं शौकत तरीन साहब ने उसमें निकलवा दी, कोई शर्त थी। अच्छा, तो वो क्यों निकलवाई ये आप पूछिएगा कि इसकी। अच्छा, स्टेट बैंक का जो बिल है उसके हवाले से भी मैंने आपकी स्टोरी भी पढ़ी थी, तो उसमें बेसिकली क्या कंसर्न क्या है? एज ए इकानमी को आप कवर करते हैं, हम कियानी साहब से भी इस पर पूछेंगे। बेसिकली इससे कहाँ हमारी जो खुद मुख्तियारी है एज ए कंट्री, वो कहाँ मुतासर होती है, और ऐसा ना हो कि अगर ये बिल पास होता है तो फिर इसके असरात क्या आएंगे? सनाउल्लाह खान साहब, देखें, एक बात तो बड़ी क्लियर है कि स्टेट बैंक काफ़ी हद तक पहले ही खुद मुख्तार है। ऐसी बात नहीं है कि वो बिल्कुल जकड़ा हुआ है। ठीक है, गवर्नर काबू आ जाते हैं, पीएमएल के टाइम पे भी काबू कर लेते थे ये लोग, अब भी हो जाते हैं। अभी भी ये जितने मर्जी रजा बाकर साहब बाइख्तियार बनना चाहें, कुछ टेलीफोन कॉल्स हुई हैं, उसके बाद आपको पता है कि रेट्स भी ऊपर नीचे हुए हैं। उसके इंटरेस्ट रेट की मैं बात कर रहा हूँ। अभी जो बिल प्रपोज हुआ है, फ्रैंकली स्पीकिंग, उसमें मुझे उसमें खुद मुख्तारी से ज़्यादा कुछ चीज़ें ऐसी लगी हैं कि जिनकी कोई वजह बनती नहीं, कुछ उसमें अच्छी चीज़ें ज़रूरत नहीं थी। अब जैसे मुझे एक बात बताइए कि आपका जो गवर्नमेंट की बोरोइंग है, ये एक रियासत का आप एक सतून हो, स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान, ये वफाकी हुकूमत को सर्व करता है, एट द एंड ऑफ द डे लोगों के बेहतरी के लिए काम होता है। अब उसको आप कह रहे हैं कि जी वफाकी हुकूमत बोरो नहीं करेगी। अगर थ्योरी की बात करें तो थ्योरी में ये बात बिल्कुल ठीक है कि जब स्टेट बैंक से आप खामोशी से कर्जा ले लेते हो, वो नोट छापता है, फिर महंगाई होती है। लेकिन हमारा थोड़ा सा मसला मुख्तलिफ है। जितने भी आपकी बोरोइंग है वो 80% तो गवर्नमेंट कर रही है वैसे ही। तो गवर्नमेंट ने नहीं कि हर साल 3,500 से 4,000 अरब रुपया आपने बारो करना है। तो अगर स्टेट बैंक नहीं देगा तो या तो फिर आप अपने खर्चे कम कर लें, वो आपने करने नहीं है, फिर आपने जाके करना है कमर्शियल बैंक से बोरोइंग। तो स्टेट बैंक नोट छाप के कमर्शियल बैंक को देगा, फिर आप कमर्शियल बैंक से लेंगे। ये बड़ी, या तो नोट छापे ना स्टेट बैंक के साथ हो। वो हमने एक लास्ट स्टोरी की है लास्ट प्रोग्राम में, आप अंदाजा करें 56,000 जो फेडरल की इदारे हैं और वजारतें हैं, उनके 56,000 अपने अकाउंट्स हैं, और उन अकाउंट्स में 1.7 ट्रिलियन जो है ना इन्होंने सेविंग्स में रखे हुए हैं। और वही बैंक उठा के जब आप कर्ज लेती है फेडरल गवर्नमेंट, 4% या 3% ये देते हैं, आगे 10-12% पे वो फेडरल गवर्नमेंट को वही पैसे लोन करते हैं। ये भी IMF ने मामला उठाया। ये बिल्कुल ट्रेसिंग अकाउंट वाला इस किस्म की सूरत हाल है सर। जी यही जो शहबाज राना सर इस वक्त जो पॉलिटिकल सूरत हाल नज़र आ रही है, जी तो आपको भी नज़र आ रहा है, कोई पार्टी है ऐसी इस सूरत हाल में अपोजिशन की जमातें इकट्ठी होकर हुकूमत को गिरा के इस सूरत हाल को संभाल करने के लिए तैयार हैं? देखिए, आपने अभी देखा है कि KP के फर्स्ट राउंड ऑफ लोकल बॉडीज इलेक्शंस में क्या हुआ है।
मतलब किससे ज़्यादा ख़राब रिजल्ट पता नहीं आपके जहन में है तो बता दें, इससे ज़्यादा बड़ी वर्डिक्ट इस, और अगर आप इसको उसके साथ बनाएं कि जो बाई इलेक्शंस के अंदर वर्डिक्ट्स आती रही हैं, डस्का में जो उन्होंने करने की कोशिश की, अगवा करने की प्रेजाइडिंग अफसर से कोशिश, उसमें वो कहते हैं ये नून लीग और पीपल्स पार्टी वैसे शोर मचा रहे हैं, उन्होंने तो कोई सीट ही नहीं ली, ना कोई वोट लिए हैं। अच्छा चलें ठीक है, नहीं आप देख लीजिए, आप रिजल्ट्स निकाल लीजिए, क्या डस्का में मुस्लिम लीग नून नहीं जीती, क्या वजीराबाद में नहीं जीती, क्या नौशहरा में नहीं जीती, क्या कराची में PTI जीती है। तो ये सारे नताइज आपके सामने हैं, इसलिए ये आवाम को धोखा नहीं दे सकते। KP में तो चलें बल्दियाती इंतखाबात इनकी ख्वाहिश थी, जिस तरीके से चाहते थे उस तरह इन्होंने करवाए, और कौन कौन सा वजीर या कौन कौन सा स्पीकर नहीं है जिसके गढ़ के अंदर इन्होंने मार नहीं खाई। और अभी इसलिए ये सेकंड राउंड से भी डरे हुए, इसलिए कल तंजीम तहलील भी कर दी, आज वही लोगों को रीशफल करके नई तंजीम अनाउंस भी कर दी। ये सब आपके सामने। अपोजिशन की जमातें इस पोजीशन में हैं कि इस हुकूमत को गिरा सकें और फिर इस सूरत हाल को संभाल सकें। देखिए ऑपोजिशन के मकासद दो हैं, एक तो ऑब्वियसली इमीडिएट है कि इस नाअहल, नालायक और इललेजिटिमेट गवर्नमेंट से जान छुड़ाई जाए, मगर ओवरऑल भी ये जो एक सिलसिला चलता आ रहा है इंटरफेरेंस का हमारी डेमोक्रेटिक प्रोसेस में, ये PDM का जो सारी मूवमेंट का मेन मकसद है वो भी आपके सामने है। तो ये भी मकसद है सिर्फ इस हुकूमत को गिराना। इमरान खान तो खुद एक पपेट है, ये इसको सिर्फ हटाना मसले का हल नहीं है, ये भी ज़रूरी है क्योंकि आवाम को रिलीफ चाहिए, और आवाम को रिलीफ तब तक नहीं मिलेगा जब तक इस जैसी नालायक, इनकॉम्पिटेंट और करप्ट हुकूमत से हम जल्द से जल्द छुटकारा नहीं पहुंचाएंगे। मगर साथ ही साथ ये भी बड़ा अहम है कि आगे जो भी आउटकम हो वो लेजिटिमेट पॉलिटिकल आउटकम हो, फ्री एंड फेयर इलेक्शंस का आउटकम हो। और इसी की तरफ मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और PDM जो है उसकी तरफ गामजन है, और इंशाल्लाह अब आप देख रहे हैं कि खुद ही अपने वजन के तले गिरते जा रहे हैं, जो भी साखियां थी वो भी लड़खड़ा रही हैं, और ये इंशाल्लाह हमें उम्मीद है कि जल्द अज जल्द इससे छुटकारा मिलेगा। ठीक है नाजरीन, हम क्लोजिंग करने से कबल शहबाज राना की तरफ सिर्फ 1 मिनट के लिए एक कोशिश और करेंगे, क्योंकि प्रोग्राम के शुरू में इन्होंने एक बड़ा अच्छा 30 अरब रुपए के इनकम टैक्स चोरी के केस का जिक्र किया। शहबाज राना साहब हिंट ही दे दें हमारे नाजरीन को। 30 अरब पूरा नहीं है, 30 से कुछ कम है, मतलब ये दिस इज वन ऑफ मेनी केसेस। लेट्स पुट दिस वे, 25 अरब होगा नहीं, लेट्स पुट दिस वे कि इस वक्त कोई तकरीबन 1800 अरब रुपए के मुख्तलिफ जो केसेस हैं वो डिस्प्यूटेड हैं, तो वो 1800 अरब रुपए में एफर्ट करके 10% में निकाल लें तो आपको मिनी बजट लाने की जरूरत है। मैंने आपको हल बता दिया, 26 अरब का एक है, कोई 30 अरब का केस होगा, कोई 15 अरब का एक केस। मैंने कहा 26, 30, 15 बिलियन 10 अरब के कई केसेस होंगे। शहबाज राना साहब, कियानी साहब, बहुत शुक्रिया। नाजरीन हमें इजाज़त दीजिए के लिए, अल्लाह हाफिज़।